नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो क्लास आप लोगों की चल रही थी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में चल रहा था आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में चल रहा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी कि यूरोपियों का आगमन, और उसी में चल रहा था आप लोगों का पुर्तगाली और डच हो चुके थे। उसके बाद में चल रहा था ब्रिटिशर्स, ठीक है, यानी कि अंग्रेज। तो आज पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में कि अंग्रेज़ किस तरीके से आए और किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर वो किया। वो आप लोगों की एक क्लास हो चुकी है आज। अंग्रेज़ों के ऊपर सेकंड क्लास है और 8वीं क्लास नंबर, टोटल क्लास नंबर 8वीं है। और अंग्रेज़ों का एक पार्ट हो चुका है कि अंग्रेज़ किस तरीके से भारत में आए, किस तरीके से उन्होंने अपना शासन किया, कौन पहला अंग्रेज आया, समुद्री मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज कौन हुआ और थल मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज कौन हुआ। तो एक क्लास अंग्रेज़ों के ऊपर आप लोगों की हो चुकी है। आज आप लोगों की सेकंड क्लास है अंग्रेज़ों के ऊपर। तो यहाँ पर देखिएगा, तो पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी कि यहाँ तक बात कर ली थी कि 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर जो था वो सूरत से शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पर? बॉम्बे में। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया जाता है सूरत से बॉम्बे, जो कि बॉम्बे रेंट पे लिया गया था या रेंट पे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके द्वारा? चार्ल्स द्वितीय के द्वारा, ठीक है, 10 पाउंड पर ईयर पर, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 1690 ईस्वी में इब्राहिम खान के द्वारा अंग्रेज़ों को आमंत्रित किया गया। कहाँ पर? बंगाल में व्यापार करने के लिए। 1690 में इब्राहिम खां के द्वारा अंग्रेज़ों को आमंत्रित किया गया बंगाल में व्यापार करने के लिए। और इब्राहिम खां कौन था? ये बंगाल का सूबेदार हुआ करता था इब्राहिम खां, और उस टाइम पर मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करता था। तो इब्राहिम खां बंगाल का सूबेदार हुआ करता था और मुगल बादशाह हुआ करता था उस टाइम पर औरंगजेब। उसी के बाद में 1690 में ही क्या होता है, जाप चारनाक के द्वारा एक फैक्ट्री स्थापित की जाती है। कहाँ पर? सूतानती, बंगाल में, ठीक है। जाप चारनाक के द्वारा फैक्ट्री स्थापित की जाती है। कहाँ पर? सूतानती, बंगाल में। उसी के बाद में 1690 में ही फैक्ट्री के किलेबंदी की अनुमति भी मिल जाती है अंग्रेज़ों को। फैक्ट्री के किलेबंदी की अनुमति भी मिल जाती है 1690 में। उसके बाद में क्या होता है, 1696 में अजीम उस खान के द्वारा कंपनी को 3 गांव प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। अजीम उस खान के द्वारा कंपनी को 3 गांव प्रदान किए जाते हैं व्यापार करने के लिए। अजीम उस खान कौन था? अजीम उस खान जो था वो औरंगजेब का ग्रैंडसन यानी कि पोता था, ठीक है। उसी के बाद में बात करते हैं कौन कौन से 3 गांव दिए गए। सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर, ठीक है। सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर किसके द्वारा? अजीम उस खान के द्वारा, सन 1696 में। 1697 और 98 ईस्वी में ही इन्हीं तीनों गाँव पर कलकत्ता की स्थापना होती है। 1697-98 ईस्वी में इन्हीं तीनों गांव पर कलकत्ता की स्थापना होती है। और यहीं पर एक किला बनाया जाता है फोर्ट विलियम, ठीक है। एक किला बनाया जाता है फोर्ट विलियम जिसका, ठीक है। उसके बाद में कलकत्ता शहर की स्थापना होती है यहाँ पर, और यहीं पर एक किला बनाया जाता है फोर्ट विलियम। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बनता है यहाँ का वो बनता है सर चार्ल्स आयर। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनता है? सर चार्ल्स आयर। तो इतना यहाँ तक हो गया। उसके बाद में क्या होता है, 80 वर्षों के भीतर ही अंग्रेज़ों के द्वारा 3 बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया जाता है। 80 वर्षों के भीतर ही अंग्रेज़ों के द्वारा 3 बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया जाता है। कौन कौन से? जो कि अंग्रेज़ अपनी 3 प्रेसिडेंसीज बना लेते हैं। कौन कौन से? मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, ठीक है। इनकी कौन सी प्रेसिडेंसीज हो जाती हैं? मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, इन्हीं पर अधिकार किया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, तब तक 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक आते आते 1707 में तब तक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसी के बाद में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद अगला बादशाह बनता है, मुगल बादशाह बनता है फर्रुखसियर, ठीक है। फर्रुखसियर बनता है, और औरंगजेब के मृत्यु हो जाने के बाद फर्रुखसियर बनता है। और औरंगजेब भी एक ऐसा शासक था जो, उसके बाद में मुगल बादशाह जितने आए वो सब कमज़ोर मुगल बादशाह हुए, तो फर्रुखसियर भी एक कमज़ोर मुगल बादशाह था। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया किसने? अंग्रेज़ों ने। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया किसने? अंग्रेज़ों ने। तो 1715 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल दरबार में एक ग्रुप भेजा गया, ठीक है। शिष्टमंडल का एक ग्रुप भेजा गया। सन 1715 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल दरबार में एक ग्रुप भेजा गया, ठीक है। और बादशाह उस टाइम पर कौन हुआ करता था? फर्रुखसियर के दरबार में ही भेजा गया, ठीक है। तो यहाँ पर फर्रुखसियर के, ऐसा माना जाता है कि फर्रुखसियर के पैर में एक फोड़ा हुआ करता था, ठीक है, जो कि एक अंग्रेजी डॉक्टर यानी कि अंग्रेज़ों के ही डॉक्टर के द्वारा, ठीक है, विलियम हैमिल्टन के द्वारा ठीक किया गया था। और इसी बात से खुश होकर फर्रुखसियर ने 1717 में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। किसको? यानी कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। किसको? अंग्रेज़ों को। और यही कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति जो दी गई थी, यही अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा कहलाती है। तो अंग्रेज़ों का यही
मैग्ना कार्टा कहलाती है, जो कि 1717 में फर्रुखसिंह के द्वारा बंगाल, उड़ीसा और बिहार में कर मुक्त करने की, ठीक है, कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। किसको? अंग्रेजों की। राजस्व वसूलने की अनुमति दे दी गई। किसको? अंग्रेजों की। ठीक है, इस टाइप की कई अनुमतियाँ दे दी गई, यानी कि कई सारी चीज़ें उनके हाथ में कर दी गई। किसके हाथ में? अंग्रेजों के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो यहीं पर यह बादशाह फर्रुखसिंह ने किया था। तो यहाँ पर इसके बाद 1717 में करमुक्त व्यापार के बाद यहाँ पर यही अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहलाया। इसके बाद में बात करते हैं 1756 में। ठीक है, 1756 में बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। कौन नवाब बना? नवाब बना सिराजुद्दौला, जो कि अली वर्दी खां का, ठीक है, रिलेटिव था। अली वर्दी खां जो नवाब था बंगाल का, उसका रिलेटिव था। उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बना, ठीक है, जो कि अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी था। यानी कि अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी नहीं था, मतलब उसका रिलेटिव था, क्योंकि अली वर्दी खां की 3 पुत्रियाँ थीं, उसका कोई पुत्र नहीं था। तो इसकी सबसे छोटी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला, सबसे छोटी बेटी का पुत्र बनाया गया नवाब। कौन? सिराजुद्दौला। तो इसको अन्य जो इसकी जो पुत्रियाँ थीं उनके बेटों से इसको सामना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उत्तराधिकारी को लेकर इसकी शत्रुता हुई उनसे। उसके बाद में क्या हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये नवाब बना बंगाल का सिराजुद्दौला। इसने क्या किया? ये जब बंगाल का नवाब बना, इसने अटैक किया कहाँ पर? अंग्रेजों पर। अंग्रेजों पर इसने क्या किया? आक्रमण किया। और आक्रमण करके इसने क्या किया? अंग्रेजों पर आक्रमण। इसने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और उसके बाद में क्या हुआ? इसने कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। क्या किया इसने? कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर इन दोनों पर इसने क्या किया? अधिकार कर लिया। कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर इन दोनों पर इसने क्या किया? अधिकार कर लिया। और एक महत्वपूर्ण घटना हुई 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को एक महत्वपूर्ण घटना हुई, काल कोठरी की घटना, जिसको काल कोठरी के नाम से जानते हैं, काल कोठरी घटना। तो 20 जून 1756 को एक महत्वपूर्ण घटना घटी, काल कोठरी की घटना। इसमें क्या हुआ? इसमें सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया, काल कोठरी में बंद कर दिया। और 2 दिन के बाद जब वो काल कोठरी खोली गई तो उसमें से 123 ही अंग्रेज, 123 ब्रिटिशर्स जिंदा निकले और वो मर चुके थे, और 23 केवल जिंदा निकले। उसमें से एक था विलियम हालवेल। ठीक है, उसमें से एक था विलियम हालवेल। तो ये काल कोठरी की घटना हुई। इसमें क्या हुआ? इसने 146 क्या किए? 146 ब्रिटिशर्स को क्या किया? इसने अरेस्ट कर लिया। 146 ब्रिटिशर्स अरेस्टेड बाई सिराजुद्दौला। ठीक है, अरेस्ट कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ? 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद जब ये काल कोठरी खोली गई, ठीक है, 2 दिन बाद जब ये काल कोठरी खोली गई तो इसमें से 123 ब्रिटिशर्स क्या निकले? जिंदा निकले। और 23 जो थे वो 123 जो थे वो उनकी डेथ हो चुकी थी, और 23 जो थे वो यहाँ पर जिंदा निकले। 23 क्या निकले? जिंदा निकले, और 123 की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो 123 की मृत्यु हो चुकी थी और 23 यहाँ पर जिंदा निकले। उसी में से एक था विलियम हालवेल। उसी के द्वारा यह घटना बताई गई थी, काल कोठरी की घटना, कि सिराजुद्दौला के द्वारा की गई थी, कि 146 ब्रिटिशर्स जो थे वो अरेस्ट किए गए थे सिराजुद्दौला के द्वारा। और उसके 2 दिन बाद जब ये काल कोठरी खोली गई तो उसमें से 123 मर चुके थे और 23 जिंदा थे। उसी में से एक था विलियम हालवेल। उसी के द्वारा ये सारी घटना सुनाई गई थी। ठीक है,
2 दिन बाद जब ये कोठरी खोली गई तो इसमें से 123 मर चुके थे और 23 जिंदा थे। उसी के बाद में क्या हुआ, इसके 1 साल के बाद में 1756 यानी कि इसके 1 साल बाद एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसको प्लासी का युद्ध के नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के बीच में हुआ और जिसका नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बारे में कर लेते हैं कि युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके 1 साल बाद निर्णायक युद्ध कौन सा हुआ। इसी के बाद में एक युद्ध हुआ जो कि कहलाता है प्लासी का युद्ध। कब हुआ वो? 23 जून 1757 को। कौन सा? प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध हुआ किसके किसके बीच में? ठीक है, ये हुआ सिराजुद्दौला, ये हुआ सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ। तो इसमें सिराजुद्दौला के पास सेना ज़्यादा थी, सब कुछ था, ठीक है, लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। यहाँ पर क्यों जीत जाता है? क्योंकि सिराजुद्दौला के जो बड़े बड़े सेना नायक थे, महानायक थे, सेनापति थे, उन्होंने इसके साथ विश्वासघात किया था। यानी कि इसके जो सेनापति थे, ठीक है, इसके जो सेनापति थे मीर जाफ़र और राय दुर्लभ, इन्होंने क्या किया था? इसके साथ विश्वासघात कर दिया था। यानी कि क्या हुआ था, सेना ने इसके युद्ध में भाग ही नहीं ली था। एक बहुत बड़ी सेना के भाग ने क्या किया था, मतलब इसके युद्ध में भाग नहीं लिया था एक बहुत बड़ी सेना के यूनिट ने। क्यों? क्योंकि सेनापति जो सैनिक होते हैं वो सेनापति की बात मानते हैं और सेनापति जो था वो था मीर जाफ़र और राय दुर्लभ। तो इन्होंने इसके साथ विश्वासघात किया था, यानी कि वो रॉबर्ट क्लाइव की तरफ मिल गए थे, यानी कि अंग्रेज़ों की तरफ मिल गए थे। क्यों? क्योंकि उनको लालच दिया गया था कि सिराजुद्दौला के बाद, यानी कि सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद, इसको मारने के बाद क्या हो जाएगा, मीर जाफ़र को क्या बनाया जाएगा? बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया था, इसके जो सेनापति थे, कौन कौन सेनापति थे? मीर जाफ़र और राय दुर्लभ। मीर जाफ़र और राय दुर्लभ जो थे, इन्होंने क्या किया था? विश्वासघात किया था किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। यानी कि इन्होंने युद्ध में भाग ही नहीं लिया और सेना ने भी एक बहुत बड़े यूनिट ने, सेना की बहुत बड़ी यूनिट ने, यानी कि भाग ही नहीं लिया युद्ध में और सिराजुद्दौला यहाँ पर हार गया। यानी कि युद्ध के बीच से ही ये भाग गया। जब इसने देखा कि इसकी सेना की तरफ से कोई लड़ने ही नहीं आया तो ये वहाँ से ये भाग खड़ा हुआ, भाग के ये पहुँच गया जाके कहाँ पर? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद से इसने अपनी बीवी के साथ ये पटना चला गया। मुर्शिदाबाद पहुँचा और मुर्शिदाबाद से ये अपनी बीवी के साथ पटना चला गया। उसी के बाद में मीर जाफ़र के पुत्र के द्वारा ही इसकी मृत्यु करवा दी गई, सिराजुद्दौला की। और इसी युद्ध में इसके 2 मंत्री मारे गए थे। मंत्री जी थे जो इसके 2 वफादार मंत्री थे। एक तो था मीर मदन और एक था मोहनलाल। मीर मदन और मोहनलाल, ये 2 मंत्री मारे गए थे। ठीक है, तो ये था प्लासी का युद्ध और डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में कब? आगे जब पढ़ेंगे। ठीक है, इतना यहाँ पर बता दिया थोड़ा सा, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। तो इतना हो गया यहाँ पर। उसके बाद में 1764 में एक युद्ध होता है। 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। ये किसके किसके बीच में होता है? ये होता है शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला, वो था सिराजुद्दौला, ये था सुजाउद्दौला। ये बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ये अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और शाह आलम द्वितीय सुजाउद्दौला और किसके बीच में? मीर कासिम के बीच में। ठीक है, ये था बंगाल का नवाब मीर कासिम, ये था सुजाउद्दौला अवध का नवाब, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था, और एक तरफ था हेक्टर मुनरो। तो अंग्रेज़ों की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, और ये थे भारत से शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम। इसके बीच में भी ये तीनों हार गए थे और ये हेक्टर मुनरो जीत गया था और बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया था संपूर्ण रूप से। किसका? अंग्रेज़ों का पूरे का पूरा अधिकार हो गया था संपूर्ण रूप से। किसका? अंग्रेज़ों का। कहाँ पर? बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर
बक्सर युद्ध के बाद ही, ठीक है, 1764 में। तो 1764 को बक्सर का युद्ध होता है किसके किसके साथ में? शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह हुआ करता था, और शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब हुआ करता था, और मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब हुआ करता था, और अंग्रेजों की तरफ से था हेक्टर मुनरो। ठीक है, इसमें क्या होता है, हेक्टर मुनरो जीत जाता है और ये तीनों के तीनों हार जाते हैं बक्सर का युद्ध में। और इसी के बाद में बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूरी संपूर्ण तरीके से अधिकार हो जाता है किसका? अंग्रेजों का। तो ये था बक्सर का युद्ध। इसके बाद में 1765 में एक इलाहाबाद की संधि होती है। 1765 में 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। किसके किसके बीच में होती है? शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच में। ये किसके किसके बीच में? शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच में, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच में 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और उसके बाद में 1765 से 1772 में 1765 से 1772 तक 1765 से 1772 तक बंगाल में चलता है द्वैध शासन। द्वैध शासन कहाँ पर? बंगाल में। यही जो टाइम पीरियड रहा है इसी को भारत की लूट कहा जाता है। ये जो टाइम पीरियड रहा है 1765 से लेकर 1772 तक, इसी को कहा जाता है भारत की लूट। तो भारत की लूट किस टाइम पीरियड को कहा जाता है? 1765 से लेकर 1772 तक के टाइम पीरियड को भारत की लूट कहा जाता है, क्योंकि इसी टाइम पर बंगाल में द्वैध शासन लागू हो जाता है। ठीक है, द्वैध शासन चलाया जाता है बंगाल पर, और इसी को भारत की लूट कहा जाता है, या इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन का बहिर्गमन। धन का बहिर्गमन, यही टाइम पीरियड कहलाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का बहिर्गमन या भारत की लूट। क्यों? क्योंकि 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में लग जाता है द्वैध शासन। तो ये इतना यहाँ तक हो गया। और धन का, इंडिया में तो धन का बहिर्गमन होता है, लेकिन औद्योगिकरण कहाँ का होता है? इंग्लैंड का। ठीक है, इंग्लैंड का औद्योगिकरण होता है, और इंडिया का ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन का बहिर्गमन होता है। इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ का होता है? इंग्लैंड का, और यहाँ से लूट लूट कर सब चीज़ें इंडिया में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ का सारा धन इंग्लैंड में पहुँचता है। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का अंग्रेज़ों का कंप्लीट हो गया है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का अंग्रेज़ों का कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में मिलते हैं, डेनिस पढ़ेंगे उसमें कि किस तरीके से डेनिसों का यहाँ पर आए, किस तरीके से आगमन हुआ उनका। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।